21 जम करी मुँह तरहरी परियो, इहि धरहरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि, अजौ नरहरि के गुण गाऊ। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सरसई से लिया गया है। प्रसंग श्रृंगार रस से इतर यह दोहा शांत रस का है। यहाँ कवि अपने मन में निर्वेद भाव की ओर प्रेरित करता हुआ अपने समय की विषय वासना के परित्याग के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि अपने असंभावी अंत देख कर नरसिंह भगवान अथवा कवि के गुरु नरहरि दास के गुणों का बखान करने की बात कह रहा है। व्याख्या कवि स्वगत कह रहा है कि तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे दबा हुआ है, अर्थात तेरा अंत निश्चित है। अब तेरे अंत को अधिक समय शेष नहीं रहा, निश्चित ही अब तुझे संसार की विषय वासना का त्याग कर अपना चित्त मन नरहरि भगवान अथवा अपने गुरु नरहरि दास के गुणगान में लगना चाहिए। ऐसा करने से तू सरलता से विषय वासना का त्याग कर पाएगा और नरहरि भगवान की कृपा से यम रूपी हाथी का भी विनाश हो जाएगा। तो तुझे निश्चय कर विषय वासना त्याग कर नरहरि भगवान का गुणगान करना चाहिए। विशेष बिहारी की मूल श्रृंगारिक प्रवृत्ति से इतर यह दोहा भक्ति रस का है। यह इंगित करता है कि बिहारी में भक्त हृदय भी विद्यमान था। सामान्यतः बिहारी की कविता विषय भोग की कविता है, लेकिन इसके विपरीत यह दोहा विषय वासना की क्षण भंगुरता को उद्घाटित कर रहा है। कंजम करी मुंह में रूपक अलंकार का प्रयोग है। 22 से 3 सितारे पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, अजु मिले सुई भली करी भले बने हो लाल। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग यह उक्ति माध्य धीरा खंडिता नायिका नायक से कह रही है कि नायक की अवस्था देख उसे लग रहा है कि नायक किसी पर स्त्री के साथ विहार करके आ रहा है। नायिका नायक की इसी अवस्था पर व्यंग कर रही है। व्याख्या नायिका नायक को उल्हाना देती हुई कह रही है कि हे प्रियतम, आपकी पलकों पर पीक लाली लगी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी स्त्री ने निर्लज्ज भाव से तुम्हारा चुंबन लिया है और उसके होठों की लाली तुम्हारी पलकों पर लगी रह गई है। आपके उधरों होठों पर अंजन काजल लगा है, जिससे ऐसा लगता है कि आपने उसकी आंखों को चूमा है। आपके मस्तक माथे पर महावर लगी है। इन सभी चिन्हों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि आप किसी यौनारमनी के साथ प्रेम विहार करके आए हैं, किंतु आपके मस्तक के महावार पैरों में लगने वाला रंग से ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो उस पर मोहित होते रहे, किंतु उसने आपको घास नहीं डाली और आपके पास जब कोई और चारा न रहा तो आपको मेरी याद आई और आप मुझसे मिलने आ गए। यदि वह स्त्री आपको घास डाल देती तो आप मेरे पास निश्चित ही नहीं आते। नायिका आगे कहती है कि पर स्त्री से दुर्गति कराकर मेरे सामने आप भोले बन रहे हो। मैं धन्य हुई कि आप मुझसे मिलने आए। विशेष रीतिकालीन दरबारी एवं सामंतवादी दृष्टि के अनुरूप बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में संयोग श्रृंगार को अनुसयुक्त किया है। नायक के स्त्री के साथ विहार करने के कारण प्रस्तुत दोहे में खंडिता नायिका का वर्णन हुआ है। सुभली करी में व्यंग्यार्थक निहित है और संगति अलंकार के प्रयोग से पूरे दोहे में उक्ति चमत्कार का प्रतिष्ठा हो गई है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी विद्यमान है। भाषा के धरातल पर बिहारी द्वारा प्रस्तुत ब्रज भाषा का लालित्य माधुर्य और प्रवाह देखने योग्य है। 23 लाज गर्भ आलस उमंग भरे नयन मुस्कात रीति रमी रति देती कही और प्रभा प्रभात। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी कृत बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में रात्रि को रति क्रीड़ा का आनंद उठा चुकी नायिका के सौंदर्य का उसकी माधुमयी मुद्रा का चित्र खींचा गया है। नायिका ने रति सुख का आनंद उठाया है। उसकी सखियां उसे छोड़
छेड़ रही हैं और कह रही हैं कि तेरी भाव भंगिमा लज्जा से भरी आंखें तेरी रति सुख का वर्णन कर रही हैं। व्याख्या। सखी नायिका से कह रही है कि तू हमसे कितनी भी छिपा ले, पर तेरे नेत्रों की लाज, तेरे आलस्या शरीर और उमंग से मुस्कुराते नयन सब कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तू हमें कुछ न बताएगी तो हम जान नहीं पाएंगी। तेरी छवि का अनिर्वचनीय मोहकता स्पष्ट संकेत कर रही है कि रात भर तूने पति संग खूब रति क्रीड़ा की है। इसी कारण तेरे शरीर की छवि की आभा और अधिक मोहक हो गई है। यह नाय की अपूर्व रति का पात्र बनने के कारण ही है कि तेरे सौंदर्य का विस्तार हो गया है। विशेषतः संयोग श्रृंगार का कुशल चित्रण किया गया है। रीतिकालीन श्रृंगार की प्रवृत्ति सामान्यतः स्थूल विलासी और शारीरिक है, जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देती है। रतिजन्य सौंदर्य की विलक्षण आभा का वर्णन किया गया है। दोहे के उत्तरार्ध में मुखार्थ को त्याग कर ही लक्ष्यार्थ को समझाया जा सकता है। संपूर्ण दोहायुक्ति का सुंदर उदाहरण अतिशयोक्ति, मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। 24 पति रति की बतिया कही, सखी लखी मुस्काई, कै कै सबे टाल टली, अली चली सुखु पाई। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वप्रसिद्ध श्रृंगारी कवि बिहारी कृत एकमात्र साहित्यिक रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग यह दोहा उस समय स्थिति का है जब नायक नायिका और उसकी सखियां रंगमहल में साथ मिलकर हास्य परिहास कर रहे थे। हास्य परिहास करने में सखियां इतनी मग्न हो गई थी कि उन्हें रात्रि हो जाने का भी बोध न रहा। उधर नायक के मन में रति की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। वह नायिका से बातों बातों में रति की इच्छा प्रकट कर देता है और नायिका अपनी सखियों को जाने का इशारा कर देती है। नायिका का भाव समझकर उसकी सखियां वहां से जाने लगती हैं। व्याख्या। नायक की रति व्यंजन चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि रंग महल में हास परिहास करते समय पति नायक ने बातों बातों में नायिका से रति की बात कहनी प्रारंभ कर दी। नायिका यह सुनकर और पति की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराती हैं और उसकी सखियां मुस्कुराहट के पीछे के भाव को समझ लेती हैं और एक एक करके रंगमहल से प्रस्थान करने लगती हैं, जिसके लिए वह अलग अलग बहाने बनाती हैं। दोहा का मूल भाव यह है कि पति का रति इच्छा के प्रति पहले नायिका स्वीकृति देती है, फिर अपने सहेलियों को जाने का इशारा करती है ताकि उन्हें एकांत प्राप्त हो और वह रति सुख का आनंद उठा सके। विशेष यहाँ अली शब्द का अर्थ भ्रमर न होकर नायिका की सखियां है। सखी लखी अली चली में वर्ण विन्यास करता है। रीतिकालीन श्रृंगारिता के संयोग पक्ष का चित्रण कवि ने बखूबी किया है। प्रणय की आतुरता व्यक्त हुई है। 25 सितारे तो पर वारव उर्वशी सुनी राधिकै सुजान, तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग राधा ने कृष्ण को किसी अन्य स्त्री की सुंदरता का वर्णन करते हुए सुन लिया है। इसके कारण राधा कृष्ण से मान करके बैठ गई है कि राधा की सखी कृष्ण का पक्ष लेकर राधा को समझा रही है। इसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में हुआ है। व्याख्या। सखी राधा को समझाते हुए कह रही हैं कि हे राधे, तू क्यों कृष्ण से मान रुष्ट करके बैठी है? तू इतनी अधिक सुंदर है कि कृष्ण एक सामान्य स्त्री को क्या, इंद्र की अप्सराएं उर्वशी को भी तुम पर वार देंगे। तू कृष्ण को कितनी प्रिय है, कदाचित तू इस बात से अनभिज्ञ है। जिस प्रकार हृदय पर पहनने वाले आभूषण उर्वशी का स्थान अन्य कोई आभूषण नहीं ले सकता है, उसी प्रकार तू कृष्ण के हृदय में इस प्रकार बसी है कि स्वर्ग की अप्सरा भी तेरे स्थान नहीं ले सकती। अतः तुझे यह मान छोड़कर कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए। विशेष दोहे में प्रयुक्त प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ उर्वशी अप्सरा है, दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी हुई तथा तीसरे उर्वशी का शब्द का अर्थ भूषण विशेष है। मानवती नायिका और रसिका नायक का चित्रण इस दोहे में हुआ है। कवि ने यमक अलंकार का कुशल प्रयोग किया है। दोहे में कवि का व्यंजना कौशल प्राप्त है। 26 4 सितारे कुछ गिरी चढ़ी अति
थकित है चली डिही मोह चाड़ फिरी नौटरी परिह हरिगिरी चिबुक की गाड़। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सरसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में यौन पढ़ल नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। नायिका की शोभा का निरीक्षण करता हुआ रसपान करता हुआ नायक नायिका के ठोड़ी के गड्ढे पर रिझता हुआ स्वागत कर रहा है। व्याख्या मेरी नायक रसपान करती हुई दृष्टिनाशिका के कूच रूपी पर्वत पर चढ़कर बहुत थक गई है, किंतु वह फिर भी नायिका के मुख के रूप सौंदर्य के रसपान के लोभ में आगे बढ़ती गई, किंतु आगे जाते ही वह ठोड़ी के गड्ढे में ऐसी गिरी कि कई जतन करने बाद भी वहां से नहीं उठ पाई, अर्थात मेरी दृष्टि वही रसमग्न हो कर रह गई। विशेषतः यह दोहा रीतिकालीन श्रृंगार भावना से युक्त है। इसमें शारीरिक सौंदर्य का चित्रण हुआ है, जो रीतिकाल काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अति थकित है में काव्यलिंगी अलंकार है। ढोड़ी का अतिशय तो सुंदर होना व्यंजित हुआ है। दृष्टि ढीठी में मानवीकरण अलंकार है। सधी एवं परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 27 बेधक अनियारे नयन बेधत करिन निषेधु बरबट बेधुत मोहियो तो नाश कौ बेधु। संदर्भ प्रस्तुत दोहा सर्वश्रेष्ठ रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा कृत बिहारी सरसई से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका के सर्वांग सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नायिका के नौ उदित यौन को देखकर नायक उस पर रिझा हुआ नायक नायिका के नुकीले नयनों के सौंदर्य का बखान करते हुए यह कथन कह रहा है। व्याख्या नायिका के नेत्रों ने नायक के हृदय को बोध घायल कर दिया है, जिस पर नायक कहता है कि तेरे नुकीले नयनों ने मेरे हृदय को घायल करके अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। तेरे नयनों का ये नुकीलापन सौंदर्य दूसरों को घायल करने के लिए ही है। केवल तेरे नयनों ने ही नहीं, तेरी नाभि के छिद्र ने भी मेरी हृदय को बलपूर्वक बेध दिया है। दोहे का भावार्थ यह है कि नायिका के शरीर का प्रत्येक अंग नायक के हृदय को घायल कर रहा है और नायक उसके सर्वांग सौंदर्य के पास में बध गया है, उस पर रिझ गया है। विशेष प्रस्तुत दोहे में रीतिवादी सौंदर्य की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। रूप की बोधकता मारकता का चित्रण किया गया है। बेधक निषेध बर बस बेधु में भी भावना अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की भी आकर्षक उपस्थिति है। 28 5 सितारे लौ न मुँह दठी न लागे यों कही दीनो इठी दूनी है लागन लगी दिहे दीठौना दिठी। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई से लिया गया है। प्रसंग नायिका अत्यंत सुंदर है, उसका सौंदर्य आकर्षण की प्रकाष्ठा लग सकता है। इस कारण नायिका की सखी उसे काजल की टीकी लगा देती हैं, जिससे उसे कुदृष्टि से बचाया जा सके, किंतु उससे उसकी सुंदरता और अधिक मोहक हो जाती है। इसी का वर्णन दोहे प्रस्तुत दोहे में हुआ है। व्याख्या नायिका की सखी ने उससे कुदृष्टि से बचाने हेतु दीठौना काली टीका दी थी, किंतु काली टीका लगाने से उसके लावण्यमय सुख के सौंदर्य में अनिवार्यनीय वृद्धि हो गई है। नायिका की काली टीका के कारण बड़ी शोभा का नायक यह कहकर परिहास करता है कि तेरी सखी ने तुझे कुदृष्टि से बचाने के लिए दीठौना दिया था, किंतु इससे तेरे रूप की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है और तुझ पर दृष्टि पड़ने का संकट और अधिक बढ़ गई है। भावार्थ यह है कि नायिका ने दीठौना इसलिए लगाया ताकि वह कुदृष्टि से बच सके, किंतु दीठौने ने उसके सौंदर्य को और अधिक मोहक बना दिया है और अब उस पर कुदृष्टि पड़ने की संभावना और बलवती हो गई है। काव्य सौंदर्य दीठौना लगाने से नायिका को नजर नहीं लगेगी, इस प्रकट
लगेगी से प्रकट होता है कि बिहारी के युग में अंधविश्वासों की प्रधानता थी। दोहे में प्रयुक्त ईठी शब्द का अर्थ हितौषी सखी है। दिठौने के माध्यम से नायक नायिका से प्रयास कर रहा है, ऐसा चित्रण रीतिकालीन काव्य में काफी दिखाई देता है। 29 चितवनी रूखे दिगनु की हासी बिनु मुस्कानी, मानु जने हो मनिनी जानी लियो पिय जानी। सौंदर्य प्रस्तुत हुआ सर्वश्रेष्ठ रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से लिया गया प्रसंग प्रस्तुत। दोहे में मानिनी नायिका और अपराधी नायक का वर्णन हुआ है, जो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। नायक को नायिका के पास जाने में विलंब हो गया, क्योंकि वह किसी अन्य स्त्री के पास चला गया था। जब वह नायिका के पास पहुंचा तो नायिका उसे रूखी दृष्टि से देखती है और अपना मान प्रकट करती है, जिसे से नायक अपने अपराध की अनुभूति कर लज्जा भाव से नायिका से क्षमा मांगता है। नायक नायिका के इसी मनोबल का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। व्याख्या नायक नायिका के मान मनोबल का वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका ने नायक को रूखी दृष्टि से देखा था, जिससे उसकी कष्टता साफ व्यक्त हो रही थी। नायिका का स्पष्टता का भाव होने पर नायक बिना हंसी की बात पर मुस्कुरा रहा था, मानो वह नायिका को हंसाने की चेष्टा कर रहा हो। उसकी मुस्कुराहट में हंसी नहीं, खिसियाहट थी, क्योंकि वह जान गया था कि नायिका उसका अपराध जान चुकी है और उसकी कारण उससे मान करके बैठी हुई है। काव्य सौंदर्य दोहे में हेतु एवं विभावना अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नायिका मानवती तथा नायक धृष्टव्य है। दोहे जैसे छंद में अधिक कहना बिहारी की काव्य क्षमता का प्रमाण है। 30 5 सितारे सब ही त्यों समूहाती छीनु चलती सबनु दय पीठी, वाही त्यो ठहरती यह कबिलन वी लव दीठी। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार का प्रिय कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग कोई भी किशोरी सामान्यतः अपने प्रेम को समाज के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती। वह प्रयास करती है कि उसका प्रेम छिपा रहे। वह भरी सभा में अपने प्रेमी से प्रत्यक्ष बात नहीं करती, बस आंखों की पुतलियों के ठहराव से ही उसके प्रेम को लक्षित किया जा सकता है। प्रस्तुत हुआ इसी प्रसंग विशेष को लेकर लिखा गया है। व्याख्या नायिका समाज के सम्मुख अपने प्रेम को गुप्त रखने का प्रयास करती हैं, किंतु सखी उसकी आंखों के लक्षित पुरुष नायक को उसके दृष्टि व्यापार से जाने लेती हैं। सखी नायिका से कहती हैं कि समाज में तूने अपने प्रेम को प्रकट करने का कितना ही प्रयास क्यों न किया हो, किंतु मैंने देखा था कि तूने एक बार सभी पुरुषों को समान दृष्टि से देखा था और तू सबको पीठ दिखाकर अर्थात नजरअंदाज करके आगे चल पड़ी थी। पर अंत में तेरी दृष्टि उन कई पुरुषों के बीच नायक पर पड़कर उसी प्रकार टिक जाती है जिस प्रकार चोर को पकड़ने के लिए कटोरी में पानी रख दिया जाता है और तांत्रिक के मंत्र पढ़ने पर वह कटोरी चलायमान होती है और अंततः असली चोर के सामने नायक पर जाकर रुक गए थे। और इसी से मैंने तेरे प्रेम को लक्षित कर लिया था। काव्य सौंदर्य यह दोहा उपमा और अनुमान अलंकार का सुंदर उदाहरण है। कवि लवनी मंत्र की कटोरी से आभास होता है कि बिहारी के युग में जादू टोना का प्रचलन था। प्रेम को छुपाने का सहज भाव चित्रित हुआ है, जो वर्तमान में भी दिखा जाता है। प्रेम व्यापार के सहज पक्ष को चित्रित किया गया है। बिहारी की नायिकाएं सामान्यतः क्रिया विदग्धता नायिकाएं हैं, जो इस दोहे में भी दिखाई देता है। एक दिश कौन भांति रही रह है बिरदू अब देखिवी मुरारी, विधे मोसो आई के गीधई तारी। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन के सर्वविख्यात कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि अपने पापों से परिचित होकर ईश्वर से अपने उद्धार की बात कर रहा है, किंतु उसके लिए कवि सहज प्रार्थना न करके ईश्वर को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। व्याख्या कवि ईश्वर से अपने उद्धार के लिए ईश्वर की सहज प्रार्थना न करके उसे उत्तेजित करने का प्रयास करते हुए कह
उत्तेजित करते हुए कह रहा है कि हे मुरारी, हे ईश्वर, मैं अब देखता हूँ कि उद्धारकर्ता की प्रशस्ति लिए तुम कब तक बैठे रहोगे। अब तक तुमने जिनका उद्धार किया है केवल पापी थे, किंतु मैं महापापी हूँ। मेरा उद्धार करना आपके लिए इतना सरल नहीं होगा। जटायु का उद्धार करके सामान्य पापियों की तार कर तुम अपने आदि हो गए उनके आदि हो गए हो और उद्धारकर्ता की प्रशस्ति पर अहंकार करने लगे हो। किंतु आज आपकी उद्धारकर्ता की ख्याति संकट में है, क्योंकि आपका पाला मुझे जैसे महापापी से पड़ा है। अतः कभी ईश्वर को उत्तेजित करने का प्रयास करता हुआ कहता है कि यदि तुमने मुझे महापापी का उद्धार नहीं किया तो तुम्हारी उद्धार की ख्याति कैसे सुरक्षित रहेगी। काव्य सौंदर्य बिहारी के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार की है, किंतु उनमें भक्ति चेतना भी विद्यमान थी। यह दोहा उस इसका परिचायक है। प्रस्तुत दोहे में साक्ष्य भाव की भक्ति की गई है। ईश्वर को ब्याज संस्तुति के रूप में चुनौती दी गई है। अतः दोहे में ब्याज संस्तुति अलंकार है। 32 5 सितारे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग बिहारी रीतवादी मानसिकता के कवि हैं, जिसका सीधा परिणाम है कि श्रृंगार उनकी रस योजना के केंद्र में है। व्याख्या दोहे में बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत अनुभव पक्ष का सुंदर विवेचन किया है। वे लिखते हैं कि किसी भरे हुए भवन में नायक और नायिका बैठे हैं। उनकी इच्छा है कि वे सभा से अलग हटकर बातचीत करें, किंतु सामाजिक दबाव के कारण उन्हें सभा में उपस्थित रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वे आंखों को ही जुबान बना लेते हैं और नेत्र संकेतों से सारा संवाद करते हैं। नायक ने आंखों से ही नायिका से कुछ निवेदन किया, कहत नायिका ने मना कर दिया। नटत नायक इसी बात पर रिझ गया रिझत तो नायिका खिंच गई खिजत। कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः नेत्र संवाद कायम हुआ। नाराजगी दूर हुई, दोनों की नजरें मिली मिलत, दोनों खिलखिलाकर हंसे खिलत और फिर नायिका को संकोच हो आया लज्जियात, संभवतः इसीलिए कि सभा में उसे किसी ने ऐसा करते हुए देख न लिया हो। विशेष बिहारी ने श्रृंगार के सहज पक्ष को कविता का विषय बनाया है। सभी भरी सभा में बैठे नायक नायिका की चंचलताएं बेहद स्वाभाविक हैं। बिहारी अनुभव के कवि हैं। दोहे में अनुभव योजना चरम स्तर को छूती है। 7 शब्दों के वाक्य से 7 चेष्टाएं की अभिव्यक्ति करवा लेना, वह भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि नायक और नायिका दोनों की चेष्टाएं। यहाँ बिहारी के ही बूते की बात है। बिहारी शब्दों की भाषा तक सीमित नहीं है, वे मौन की भाषा और संकेतों की भाषा की ताकत पहचानते हैं। बिहारी की भाषा ब्रज है। ब्रज की भाषा की शुरुआत सूर्य ने बेहद सुंदर ढंग से की थी, जिसे बिहारी ने पूर्णता प्रदान की है। इनकी सी गढ़ी हुई, सीधी हुई, परिष्कृत और मजी हुई ब्रज भाषा किसी कवि के पास नहीं है। बिहारी का शिल्प गढ़ हुआ शिल्प है। यूं लागत है कि एक एक शब्द को तराश कर कविता में पिरोया गया है। पहले छंद में त ध्वनि की निरंतर आवृत्ति रोमांचक पैदा करती है। समाहार शब्द क्षमता ऐसी है कि छंद के पहले वाक्य में 7 क्रियाएं एक साथ हैं। 6 बिंबों की दृष्टि से बिहारी की कविता पाठक को सुखद आश्चर्य से भर देती हैं। उनकी हर व्यक्ति चित्रों की श्रृंखला है। हर शब्द एक स्थिर चित्र है। दोहे में कितने अर्थ और शोभाकारक धर्म एक साथ भरे जा सकते हैं, इसका चरम निदर्शन प्रस्तुत दोहे में मौजूद है। 33 वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई लपट बुझावत बिरह की कपट भरे आई। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की एकमात्र साहित्यिक रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका खंडिता है, क्योंकि उसका पति कपटी और अनेक स्त्रियों पर वह अनुरक्त है। आधी रात होने के बाद जब नायिका नींद में
पर किया पर स्त्री के पास से स्वकीय नायिका के पास जाता है तो नायिका नायक से कठोर व्यवहार न करके मधुर शब्दों में ही अपने भाव को प्रकट करती हैं। यही भाव इस दोहे में व्यक्त हुआ है। व्याख्या अपने खंडित भाव को नायक के सम्मुख प्रकट करती हुई नायिका नायक से कह रही है कि हे प्रियतम, तुम पर किया नायिका के प्रेम के रंग में ऐसे रंगे हुए हो कि तुम्हारे लड़खड़ाते हुए पांव उससे मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा को तुम्हारे कपट भाव को प्रत्यक्ष प्रकट कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे इस कपट भाव से दुख तो होता है, किंतु मैं इसे भी अपना सौभाग्य ही समझती हूँ कि कपट भाव से ही पर तुम मुझसे मिलने तो आते हो। तुम्हारा यह कपट भरा भाव मुझे खंडित तो करता है, पर इससे मेरी विरह रूपी ज्वाला भी शांत होती है और इस प्रकार तुम्हारे कपट भरे मिलन सुख के आगे मैं परिकाय तुम्हारी प्रेमिका का दुख भूल जाती हूँ। काव्य सौंदर्य पर किया नायिका से नायक के मिलने के कारण स्व किया नायिका खंडिता है। नायक में किसी एक नायिका के लिए एक निष्ठा नहीं है। यह रीतिकालीन सामांती जीवन पद्धति में निहित विलासिता की व्यंजना है। विभावना अनुमान अलंकार का कुशल प्रयोग किया गया है। 34 लखी गुरुजन बीच कमल सो शिशु छु आयो श्याम हरि सन्मुख करी आरसी हियो लगाई बाम। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में उस प्रसंग का वर्णन है जब नायिका अपने गुरुजनों के मध्य बैठी हुई थी और वहां श्याम नायक पहुंच जाता है। सबके मध्य बैठी नायिका से कुछ भी कहने में उसे संकोच होता है, तो सांकेतिक रूप में नायिका के सम्मुख अपने मनोभाव प्रकट करता है। व्याख्या प्रस्तुत दोहे के दो अर्थ हो सकते हैं। अर्थ एक, सखी से कहती है कि नायक ने नायिका को गुरुजनों के बीच बैठा देखकर वह कमल की का फूल अपने सिर पर लगा लिया, तो वह नायिका को भेंट स्वरूप देने के लिए लाया था। इसी प्रकार सांकेतिक रूप में नायक ने व्यक्त किया कि उस सरोवर के पास जिसमें कमल खिलते हैं कृष्ण नायक को सामने करके अपने हृदय से लगा ली और नायक को संकेतित रूप में प्रकट कर दिया कि सूर्य के छिपाने पर मैं रात्रि के समय तुम्हें कमलों वाले तालाब पर मिलूंगी। प्रस्तुत दोहे का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि नायिका को गुरुजनों के बीच बैठा देखकर नायक कमल को अपने सिर से लगाकर यह प्रकट करता है कि अब मेरे अपराध क्षमा कर दो। इस पर नायिका नायक की क्षमा याचना स्वीकार कर अपनी आरसी हृदय में बसाती है, जो संकेत है कि वह शीघ्र ही आकर उसे हृदय में लगाएगी। काव्य सौंदर्य नायक नायिका ने अपने मनोभाव को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया है। श्रृंगार पक्ष पर बिहारी की कितनी मजबूती पकड़ है यह इस दोहे में सहज पता चल जाता है। इस दोहे में दो अर्थ हैं, जिसके एक अर्थ के अनुसार नायिका मानवती है। इस दोहे में बिहारी का व्यंजना कौशल देखते ही बनता है। 35 सितारे पाई महावरु दैन की नैनी बैठी आई, फिर फिरी जानी महावरी एडी मिडती जाई। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में उस समय का प्रसंग है जब नायिका का महावर लगाने आती है और नायिका की एडी को ही महावरी समझ कर बार बार मसलने लगती है। व्याख्या नायिका के पैरों में महावर लाल रंग लगाने आई है, किंतु नायिका की एडी इतनी लाल है कि नाइन ब्रह्मवश नायिका की एडी को ही महावारी वह कपड़ा जो लाल रंग से सराबोर होता है समझकर बार बार मलती जाती है। उसे महावर के रंग और नायिका की एड़ी के रंग में कोई भेद प्रतीत नहीं होता, जिस कारण यह भ्रम में पड़ जाती है। विशेषतः प्रस्तुत दोहे में रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायिका के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यह दोहा रीतिकालीन श्रृंगार के
अंतर्गत नख सिक वर्णन पद्धति को दर्शाता है। नायिका के अंगों की कोमलता और लालिमा को कवि ने बखूबी अभिव्यक्त किया है। भ्रांतिमान और विपसा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। छत्तीस तोय निरमोही लगयो मोही यह सुभाऊ अन आयो आवह नाही आए आवतु आयो। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन के सर्व प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत कथन नायिका उपपति को कह रही है अपनी पत्नी के भय से। उपपति नायिका के पास कभी कभी आ जाता है किंतु नायिका उसे से प्रतिदिन मिलना चाहती है। व्याख्या नायक उपपति के प्रतिदिन न आ सकने के कारण नायिका नायक से उल्हाने भरे भाव में कह रही है कि तुझे निर्मम पर मेरा हृदय इतना आसक्त हो गया है, अर्थात मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है कि जिस दिन मैं तुमसे नहीं मिलती उसी दिन मेरा स्वभाव अलग होता है और जिस दिन तुम मुझसे मिलने आते हो उस दिन मेरा स्वभाव अलग होता है। मेरे स्वभाव में मधुरता रहती है, अर्थात नायिका कहना चाहे रही है कि जिस दिन नायक नहीं आता उस दिन उसका हृदय मेरे पास आता है, अर्थात मुझे सुख का अनुभव होता है। तब मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने आया करो। सब काव्य सौंदर्य नायिका प्रतिदिन नायक से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, अर्थात नायिका के प्रेम की तीव्रता व्यंजित हुई है। परिकीय नायिका और उपपति नायक के बीच प्रेम संबंध रीतिकालीन समांति जीवन पद्धति में व्याप्त स्त्री पुरुष संबंधों का बोधक है। प्रस्तुत दोहे में वक्रता व्याप्त है। 37 ने उन नैनु को कछु उपजी बड़ी बलाई निर्भरे नीति प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझाई। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन के सर्व विख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यकृत बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागी नायिका के विरह की व्यंजना हुई है। वह नायक के प्रेम से पराभूत होने के कारण विरह से व्यथित है। नायिका नायक से अपने विरह का वर्णन और अपनी व्यथा कथा सभी से प्रस्तुत दोहे के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। व्याख्या नायक के विरह से व्यथित नायिका सखी से कह रही है कि मेरे नेत्रों में अब प्रेम रूपी तेल नहीं रहा। नायिका अपने पूर्व राग जनित व्यथा का कारण नायक को न मानकर अपने नेत्रों को दोष देते हुए कहती हैं कि यह नायक को दूर जाने का दोष नहीं है कि मैं व्यथित हूँ, यह तो मेरे नेत्रों के रोग के कारण जन्मी व्यथा है जो सदैव नायक के दर्शन के प्यासे रहते हैं। नेत्रों के रस रोग की विशेषता है कि यह सदा जल से आंसुओं से भरे रहते हैं फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, अर्थात यह हमेशा प्रिय के दर्शन के प्यासे रहते हैं। विशेषतः नायक की विरह कथा व्यंजित हुई है। यह विरह व्यथा पूर्व राग जनित है। दोहे के उत्तरार्ध में विशेषती अलंकार है। ब्रज भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। यह गढ़ी हुई सधी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का उदाहरण है। 38 5 सितारे नाही परागु नाही मधु उर मधु नाही विकासु ई काल अलिकली ही सौ बधियो आगे कौन हवाल। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्व विख्यात श्रृंगारी कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग यह दोहा बिहारी की प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। इस दोहे के संबंध में मान्यता है कि जब बिहारी के आश्रयदाता राजा जय सिंह अपने कर्तव्य भुलाकर भोग विलास में लिप्त हो गए थे तो बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से उन्हें पुनः कर्तव्य परायण बना दिया था। व्याख्या प्रस्तुत दोहे के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। अर्थ एक, कवि कली पर मंडराते भ्रमर को देख कर कह रहा है कि हे भ्रमर, अभी तो यह कली खिली भी नहीं है और न ही उसमें पराग और मकरंद और न ही मधुर रस है, फिर भी तू कली पर इस प्रकार आसक्त है, उस पर मंडरा रहा है। जब कली का पूर्ण विकास हो जाएगा और वह पूर्ण पुष्प बन जाएगी तब जाने में तेरा क्या हाल होगा। अर्थ दू, भोग विलास में डूबे राजा को सचेत करता हुआ कवि कह रहा है कि हे लोलूप राजा, अभी तो तेरी रानी बाला मात्र है, उसके यौन का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार अभी उसके यौन में कोई रस भी नहीं है, फिर भी तू उस पर इस प्रकार आसक्त है। उस समय तेरे विलास की क्या स्थिति होगी।
जब उसके यौवन का पूर्ण विकास हो जाएगा और वह यौवन से भर जाएगी, कदाचित तब तो तुम राजपाट छोड़कर उसके विलास में डूबे रहोगे और तुम्हारा राजपाट चौपट हो जाएगा। विशेष प्रस्तुत दोहे का प्रथम अर्थ अप्रस्तुतार्थ है जब तथा दूसरा प्रस्तुतार्थ है। दोहे में प्रयुक्त अली संदर्भ का अप्रस्तुतार्थ भ्रमर तथा प्रस्तुतार्थ विलासी राजा है। रीतिकालीन भोग विलास की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यह दोहा इस बात का प्रमाण है कि बिहारी मात्र दरबारी प्रवृत्ति के श्रृंगारी कवि ही नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सजग कवि भी थे। तभी वे जन विमुख होकर मात्र विलास में डूबते राजा को सजग करने का प्रयत्न करते हैं। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस दोहे में बिहारी ने अपनी उत्कृष्ट व्यंजना क्षमता का परिचय दिया है। बिहारी की गढ़ी हुई, सधी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 39 3 सितारे लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसों बरसों नीरहु झरहु मिटे न झार। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी विरही नायिका की का वर्णन हुआ है। नायिका के अनुसार उसकी नायिका की विरहाग्नि विलक्षण है, अपार है, जो कभी समाप्त नहीं होती। इसी का वर्णन सखी नायक से कर रही है। व्याख्या, नायिका की सखी नायक से नायिका के विरह की व्यंजना करती हुई कह रही है कि हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि अद्भुत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी विराग्नि की विलक्षणता है कि जब भी वर्षा होती है तो बुझने की बजाय वह और तेजी से प्रज्वलित होने लगती है। यह विराग्नि ग्रीष्म में भी कम नहीं होती। ऐसा लगता है मानो यह साधारण अग्नि नहीं है, क्योंकि यदि यह साधारण अग्नि होती तो इससे जली हुई जलन कभी तो शांत होती। थोड़े जले हुए अंग को व्यक्ति गर्मी पहुंचाकर शांत कर लेता है, किंतु तुम्हारी विरहाग्नि की ज्वाला गर्मी में और अधिक तेजी से जलने लगती है, अर्थात जब जब वह इसे बुझाने का प्रयास करती है तो उसकी जलन बढ़ने लगती है। काव्य सौंदर्य नायिका के तीव्र विरह की व्यंजना हुई है। यह दोहा बिहारी की शब्द समाहार शक्ति का सुंदर उदाहरण है। झरहु मिटे न झार में विशेषोक्ति है। सरसे बरसे नीरहु में विभावना और विरोधाभास अलंकार है। बिहारी की सधी हुई परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य पूरे दोहे में विद्यमान है। 40 देह दुल्हिया की बढ़े ज्यों ज्यों जौवन ज्योति, त्यों त्यों लखी सोतियो सब बदन मलिन दूति होती। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने नव यौना नायिका की वर्णन किया है। नायिका के यौन पर मुग्ध सखियां उसके यौन से संबंधित चर्चा कर रही हैं। व्याख्या, सखियां आपस में सहर्ष बात कर रही हैं कि नव यौन नायिका के शरीर का जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे उसके रूप की शोभा में भी वृद्धि हो रही है। मानो नायिका में कांति, शोभा, दीप्ति और माधुर्य नामक स्त्री अलंकारों का उन्मेष हो रहा है। इन स्त्री अलंकारों के उन्मेष की ज्योति का प्रकाश नायिका की छवि में सहज ही देखा जा सकता है। नायिका की शोभायमान छवि देखकर उसकी सौत का मुख मलिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं उस नव यौना के प्रति अधिक आसक्त होकर नायक उनकी उपेक्षा न करने लगे और वे नायक के प्रेम से वंचित रह जाएं। विशेष नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जो रीति काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतिकालीन दरबारी जीवन शैली एवं मानसिकता की झलक प्रस्तुत दोहे में विद्यमान है। जहाँ एक पुरुष कई स्त्री के साथ श्रृंगार भोग विलास में लिप्त होता है, पूरे दोहे में काव्यलिंगी अलंकार है। ब्रज भाषा का निखार रूप प्रस्तुत दोहे में दिखाई देता है। यह गढ़ी हुई, सधी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का उदाहरण है।